नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं वंदना रस्तोगी, प्रवक्ता भूगोल, राजकीय इंटर कॉलेज त्योड़ी से आप सभी बच्चों का कक्षा 12 की भूगोल की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपका मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 4 का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें कि हमने वृद्धि और विकास के कंसेप्ट को समझा, मानव विकास की अवधारणा को समझा और मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और उम्मीद है कि आपने ये तीनों ही पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए होंगे और अपने दिए गए गृह कार्य को भी आपने आसानी से पूरा कर लिया होगा। आज हम इसी के आगे के पॉइंट्स को कवर करेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है हमारा मानव विकास के विभिन्न उपागम, मानव विकास का मापन और अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमें मानव का विकास किस प्रकार करना है, मानव विकास का मापन कैसे करना है और अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं को करने से हमें क्या लाभ होता है। चलिए अब हम आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला है हमारा मानव विकास के उपागम। इसमें पहला उपागम है आय उपागम। यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। सबसे पहला उपागम जो है यही है और सबसे पुराना भी है, और इसमें ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की जितनी अधिक आय है उसका मानव विकास भी उतना ही अधिक होगा। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का उच्च स्तर होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। मतलब कि जितनी अधिक व्यक्ति की आय है उसका मानव विकास का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। और स्वतंत्रता को परिलक्षित करना, स्वतंत्रता के स्तर, कहने का तात्पर्य है कि जिसकी ज़्यादा इनकम है वो उतनी चीज़ों को अपनी बढ़ी हुई आय से खरीद सकता है और अपना विकास कर सकता है। इसके बाद बच्चों हमारा दूसरा उपागम आता है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। मतलब इस उपागम में कल्याण पर ही पूरा जोर दिया गया है और कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य और सुख साधनों पर ही सरकार को अधिकतम व्यय करना चाहिए। लेकिन इस उपागम में लोग विकास में प्रतिभागी नहीं हैं। विकास में प्रतिभागी ना होने का मतलब है कि उनको जो चीज़ें दी जा रही हैं सरकार द्वारा वो उसको लेने के लिए बाउंड है, लेकिन विकास की प्रक्रिया में मनुष्यों का बिल्कुल भी इसमें रोल नहीं होता है, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता हैं। जैसा कि मैंने बताया, विकास की प्रक्रिया में वो अपना रोल प्ले नहीं करते हैं और सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि सरकार ही कल्याणकारी नीतियों को अपनाकर और उस पर अधिकतम व्यय करेगी, जिससे कहा जाता है कि मानव विकास के स्तरों में वृद्धि होगी। मतलब पूरी की पूरी जिम्मेदारी यहाँ सरकार की है। चलिए बच्चों अगले उपागम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला उपागम है मानव विकास का आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने दिया, जिसे हम ILO या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं, बच्चों आपको इन 6 न्यूनतम आवश्यकताओं को बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर हमसे बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस में भी आता है। तो ये 6 न्यूनतम आवश्यकताएं कौन सी हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। मतलब इन 6 सुविधाओं को ही इसमें ध्यान रखा गया, लेकिन इसकी एक सीमा है कि इसमें मानव के विकल्पों की उपेक्षा की गई है। मानव के विकल्प आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। विकल्पों से क्या मतलब है?
तो ये उपागम कहता है कि हमें इन न्यूनतम आवश्यकताओं को अगर हम पूरा कर देते हैं तो विकास हमने सुनिश्चित कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है और हमें उसके अनुसार ही उसको अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। और यहाँ सिर्फ हम जबकि बात कर रहे हैं सिर्फ न्यूनतम आवश्यकताओं की। परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर ही इसमें जोर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका ये आधारभूत आवश्यकता उपागम सिर्फ मूलभूत आवश्यकताओं पर ही फोकस करता है। आखिरी और चौथा उपागम है हमारा क्षमता उपागम। बच्चों, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है और ये कहते हैं कि संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में, संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र मतलब हर व्यक्ति को संसाधनों की पहुंच की बात हो रही है, अवसरों की बात हो रही है। मानव क्षमताओं का निर्माण करके हम मानव विकास कर सकते हैं। मतलब कि मानव की क्षमताओं को जब हम बढ़ाएंगे तभी मानव विकास होगा, अदरवाइज हम मानव विकास की संकल्पना साकार नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इन 4 उपागमों को पढ़ा और इसमें ये देखा, ये जानने का प्रयास किया कि मानव विकास की समस्या को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मानव विकास का मापन। सबसे पहली चीज़ है कि मानव विकास का मापन करना क्यों आवश्यकता है, क्यों ज़रूरी है कि हम नापें कि मानव विकास किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम मापन नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि वास्तव में विकास हुआ भी है या नहीं हुआ है। और मानव विकास के मापन की जो शुरुआत की वो इस प्रकार से थी। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम UNDP या यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं, आप देखिए यहाँ आप इसका लोगो देख सकते हैं। UNDP ने 1990 ईस्वी से प्रतिवर्ष मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है और इसके लिए मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग करता है। मानव विकास की संकल्पना या अवधारणा एक ही चीज़ें हैं जिसे हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और इससे ही रिलेटेड ऊपर का पॉइंट है, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। मानव विकास के मापन के लिए सूचकांक होते हैं और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट सूचकांक है मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं। इसको इन्होंने निर्मित किया और इस सूचकांक का प्रयोग जो है UNDP विकास को मेज़र करने के लिए करता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या UNDP द्वारा प्रयुक्त मानव विकास के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। पहला है मानव विकास सूचकांक, जिसकी कि हमने देखिए यहाँ भी बात की थी, फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में इसको निर्मित किया था। और एक दूसरा महत्वपूर्ण सूचकांक है, ये है गरीबी सूचकांक। चलिए अब बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की। मानव विकास सूचकांक, जिसे हम HDI भी कहते हैं, इसमें हमने देखिए आप ये देख सकते हैं मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, जिसको कि हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि ये जो 3 डायमेंशन हैं यही विकास के मुख्य पहलू हैं और इन्हीं पहलुओं के आधार पर कोई भी देश अपने मानव विकास का मापन करता है। स्वास्थ्य का मापन करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा इसका सूचक है। मतलब कि कोई व्यक्ति जो जन्म लेता है वो कितने वर्षों तक जीवन जीता है, ये एक इंडिकेटर है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। इससे मतलब है कि जितनी अधिक व्यक्ति अपना जीवन जिएगा उतना ही विकास का स्तर अधिक होगा, या उस जिस देश में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होगी उन्हें उतना अधिक स्कोर दिया जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा। शिक्षा के मापन का सूचक है प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात। प्रौढ़ साक्षरता दर से मतलब है कि जितने प्रौढ़ लोग शिक्षित हैं, शिक्षित से मतलब है कि वो चीज़ों को पढ़ के समझ सकते हैं,
बेसिक अरिथमेटिक के कैलकुलेशंस कर सकते हैं, यहाँ पर उससे तात्पर्य होता है। और हमारा दूसरा सूचक है सकल नामांकन अनुपात, या इसको हम कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से हमारा मतलब होता है कि विद्यालय में कितने बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है। हमारे इंडिया में माना जाता है कि बच्चे जो हैं कक्षा 1 से 8 तक की अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी करें, और वो सकल नामांकन अनुपात के माध्यम से हमें पता चलता है। लेकिन ये जो एक इंडिकेटर है, इसकी अपनी कुछ कमियां भी हैं। इसकी मुख्य कमी ये है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ये बताता है कि बच्चे कितने विद्यालयों में उनका रजिस्टर में नाम लिखा है या वो एनरोल्ड हैं, लेकिन हमें इससे ये नहीं पता चल रहा है कि वो बच्चा रेगुलर विद्यालय आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने बीच में ही अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और वो ड्रॉप आउट हो गया स्कूल से। या इसके अलावा आगे की चीज़ें जो हैं, अच्छी शिक्षा के लिए सिर्फ बच्चे का नामांकन होना ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी है कि उसको विद्यालय में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, और जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो वेल ट्रेंड हैं कि नहीं हैं। तो इस इंडिकेटर में ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिससे इसकी विश्वसनीयता पूर्ण नहीं है, लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं कि ये एक अच्छा इंडिकेटर है। तीसरा है हमारा संसाधनों तक पहुँच। संसाधनों तक पहुँच से मतलब है हमारी क्रय शक्ति कितनी है, और इस क्रय शक्ति को हम मापन करते हैं अमेरिकी डॉलर से। जितनी अधिक हमारी आय होगी, हम उतनी ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं और हमारा विकास का स्तर भी उतना ही अधिक होगा। अब बात करेंगे इसके आगे मानव विकास की स्कोरिंग की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है बेसिकली स्कोर्स पर आधारित होता है, और इसको हमें ध्यान से समझना है। देखिए, आप लोगों के सामने एक ये तालिका है। इस तालिका में यहाँ पर हेडिंग जो है वो है आयाम, और यहाँ है भारिता। आयाम में आप लोगों को पता है 3 डायमेंशन पे काम करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पहला आयाम है स्वास्थ्य, दूसरा आयाम है शिक्षा, और तीसरा है संसाधनों तक पहुँच। स्वास्थ्य को भारिता दी गई है 1/3। इसी तरीके से शिक्षा की भी भारिता है 1/3, और संसाधनों तक पहुंच को भी 1/3 भारिता दी गई है, यानी कि ये भारिता अधिकतम है। और ये जो स्कोरिंग होती है इसी भारिता के आधार पर होती है, यानी कि मानव विकास सूचकांक सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग होता है। इसमें किसी देश ने कितनी स्कोरिंग करी, शिक्षा में किसी देश ने कितनी स्कोरिंग करी, संसाधनों तक पहुंच में कोई देश कितनी स्कोरिंग कर रहा है, जब हम उन सब को टोटल कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमें क्या पता चला, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक। और यह स्कोर 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से मतलब बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और 1 से मतलब है कि डेवलपमेंट की जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा है। जो देश स्कोर 1 के जितना नज़दीक होता है, मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। मतलब सीधा सा है कि जिसको जितनी अधिक वेटेज मिली हर डायमेंशन में, उसने बेटर स्कोर किया, इसका मतलब उसका स्तर जो है वो ऊंचा है। अब इसमें स्कोर के कुछ सूचक भी हैं। अगर कोई देश 0.983 का स्कोर अर्जित करता है या इससे ज़्यादा करता है तो ये अति उच्च स्तर का सूचक है। दूसरा है 0.268 का स्तर अति निम्न स्तर का सूचक है, यानी कि अगर कोई देश 0.268 या इससे भी नीचे स्कोर कर रहा है तो वो निम्न स्तर का सूचक है। तो इस डेवलपमेंट इंडेक्स के माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी देश के विकास का स्तर क्या है। अगला हमारा सूचकांक है गरीबी सूचकांक। आपने देखा कि पहला जो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा उसमें हमने तीनों डायमेंशंस में स्कोरिंग पढ़ी, लेकिन इसके विपरीत ये जो हमारा सूचकांक है यह मानव विकास में कमी को मापता है। मतलब हमें इसमें प्राप्तियों की बात नहीं करनी है, जो शॉर्टेज है, जो डाउनफॉल है, हमें उसको काउंट फॉर करना है। और यह बिना आय वाला माप है, मतलब इसमें पर कैपिटा इनकम या आय की कहीं भी बात नहीं होती है। अब इसमें
कमियों को दर्शाने के लिए किन किन बिंदुओं को हम गिनते हैं उसको जानते हैं। पहला पॉइंट है 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता। इसमें उन लोगों को गिना जाता है जिनकी मृत्यु 40 वर्ष या उससे पूर्व ही हो जाती है। सेकंड है प्रौढ़ निरक्षरता दर। देखिए यहाँ पर कमी को माप रहा है, यहाँ हम साक्षरता की बात नहीं कर रहे हैं, निरक्षरता की बात कर रहे हैं। इसमें उन प्रौढ़ों को शामिल किया जाता है जो कि निरक्षर हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या। इसमें हम उन लोगों को गिनेंगे जो कि स्वच्छ जल पीने के लिए जिन लोगों को बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। और इसमें जो लास्ट पॉइंट गिना जाता है वो है अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या। मतलब जो बच्चे अंडर वेट हैं उनको भी हम इसमें काउंट करते हैं। इस प्रकार गरीबी सूचकांक जो है अपना कार्य करता है। और ये दोनों ही इंडेक्स जब हम साथ में इनको मिलाते हैं और उसके बाद हम जो डेटाज हमें हाथ में लगते हैं उनको हम भली भांति एनालिसिस करते हैं, तभी हम किसी देश के विकास की वास्तविक स्थिति को बता सकते हैं। बच्चों, मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक प्रायः सभी देश यूज़ करते हैं मापन के लिए। इसके अलावा एक और सूचकांक है जिसको कि सिर्फ भूटान यूज़ करता है, उसको हम जान लेते हैं। वो सूचकांक है सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, या हम उसको ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, GNH। और ये जो सूचकांक है ये भूटान का आधिकारिक माप है, यानी कि भूटान में प्रगति का आधिकारिक माप ही ये GNH है। इस सूचकांक में आध्यात्मिकता, पर्यावरण, संस्कृति तथा गुणवत्ता का विकास की प्रक्रिया में ध्यान रखा जाता है। मतलब भूटान ये कहता है कि हम चाहे जितनी भी प्रगति कर लें, लेकिन वास्तविक प्रगति तब है जब हम आध्यात्मिकता, अपनी संस्कृति और पर्यावरण के गुणवत्ता को ध्यान में रखेंगे। और प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति कदापि नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि हम प्रगति तो करते जाएं लेकिन हमारी जो वास्तविक जीवन का सार है, हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशियाँ, हमारी संतुष्टि, उनकी कॉस्ट पर कोई भी प्रगति नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार एक ये सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता जो है भूटान का माप है सूचकांक। और इसके अलावा जो ये माप है ये भी एक इम्पॉर्टेंट सूचकांक है जिसको कि हमें मापन में शायद शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं की। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं में देखिए एक ये तालिका आपको दिखाई दे रही है और इस तालिका की जो हेडिंग्स हैं वो इस प्रकार हैं। मानव विकास का स्तर पहली हेडिंग है, दूसरी है मानव विकास सूचकांक का स्कोर, तीसरी है देशों की संख्या और चौथी हेडिंग है कुछ मुख्य देशों के उदाहरण। और ये जो तालिका है ये मैंने जो सोर्स लिया है ये मानव विकास प्रतिवेदन 2018 का सोर्स लिया है। इसमें देखिए मानव विकास के स्तर को 4 भागों में बांटा गया है, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। और जो मानव विकास सूचकांक का स्कोर है यानी कि तीनों डायमेंशन शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच में जो देशों ने परफॉर्म किया है और उन्हें जो उसके आधार पर स्कोरिंग हुई है वो इस प्रकार है। अति उच्च में वो देश शामिल हैं जिनका कि सूचकांक 0.800 से ऊपर है और इसमें देशों की संख्या है 59। कुछ एक उदाहरण है यहाँ, जैसे नॉर्वे इसमें सबसे ऊपर की श्रेणी में आता है। नॉर्वे का स्कोर है 0.953। इसके बाद स्विट्जरलैंड है, उसका है 0.944। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया जिसको कि स्कोरिंग मिली है 0.939। इसके बाद उच्च मानव स्तर वाले देशों में वो देश आते हैं जिन्होंने 0.701 से 0.799 के बीच स्कोर किया है और इसमें 58 देश आते हैं, जिसमें कि कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला है ईरान जिसने कि स्कोर किया है 0.798। दूसरा है टर्की जिसका कि स्कोर है 0.791। तीसरा है लेबनान जिसका कि स्कोर है 0.757। इसके बाद मध्यम स्तर के देशों में वो देश हैं जिन्होंने 0.550 से 0.700 के बीच स्कोर किया है और इसमें देशों की संख्या है 39।
इसमें स्कोर करने वाले कुछ मुख्य देश इस प्रकार हैं: साउथ अफ्रीका 0.699, इंडोनेशिया 0.694 और भारत 0.640। हमारा इंडिया भी यानी कि मध्यम स्तर वाले देशों में आता है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हैं निम्न स्तर के देश। निम्न स्तर के देशों में वो हैं जिन्होंने 0.549 से नीचे स्कोर किया है और इनकी संख्या 38 है। इसमें कुछ देश इस प्रकार हैं: बुर्किना फासो जिसका कि स्कोर है 0.423, माली जिसका स्कोर है 0.427 और नाइजर जिसका स्कोर है 0.354। ये जो कुछ उदाहरण है मैंने आपको दिए हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सेल्फ स्टडीज़ करने के लिए आपको क्या करना है, मानव विकास प्रतिवेदन की रिपोर्ट आपको इंटरनेट पे सर्च करेंगे और आप देखेंगे उसमें पूरी लिस्ट कि कौन सा देश किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है। जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो एक तथ्य ये भी निकल कर आ रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स की स्कोरिंग है उसमें वो बहुत नीचे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया, एक बड़ी इकनॉमी होने के बावजूद भी इंडिया की स्कोरिंग श्रीलंका आदि से बहुत नीचे है। तो इसमें ये सोचने का विषय है कि कौन से कारण हैं कि हमारा देश या ऐसी बहुत सी कंट्री बड़ी अर्थव्यवस्था या प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होते हुए भी वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नीचे की रैंकिंग में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं के निष्कर्ष। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं के निष्कर्ष में हमारा पहला है अति उच्च और उच्च मूल्य सूचकांक वाले देशों की सरकारें सामाजिक सेक्टर जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अधिक व्यय करते हैं। मतलब कि इनके अगर हम एनालिसिस पढ़ें तो ये पता चलता है कि इनके डेवलपमेंट का रूट कॉज क्या है, क्योंकि इन्होंने इन सेक्टर्स में सोशल सेक्टर कौन से होते हैं, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इन पर इनका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। जबकि हम अपने इंडिया का अगर देखें तो हम देखते हैं कि हमारा शिक्षा परिव्यय बहुत कम है। इसके अलावा इन देशों में संसाधनों का समान वितरण एवं राजनीतिक स्थिरता भी है। शुरू में ही हमने पढ़ा था कि संसाधनों का समान वितरण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इसमें अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा है मध्यम सूचकांक मूल्य वाले अधिकांश देश पूर्वकालीन उपनिवेश रहे हैं और उनका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में ही शुरू हुआ है। मतलब इनमें अधिकतर वो देश हैं जो कि लंबे समय तक गुलाम रहे या उन देशों के उपनिवेश रहे जिन्होंने इन देशों ने इन पर शासन किया और इनका जो डेवलपमेंट हुआ वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अवधि में ही हुआ। तो यहाँ का रीज़न क्या निकल के आ रहा है इनके कम विकास का या मीडियम पेस का, क्योंकि इनको लंबे समय तक गुलामी इन्होंने झेली और उस अवधि में इनका विकास जो है बहुत अधिक नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही देश स्वतंत्र हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में तो इन्होंने अपना तेजी से विकास किया। कैसे विकास करा, चलिए उसको जानते हैं। इनमें से कई देश लोकोन्मुखी नीतियों को अपनाकर तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से अपने मानव विकास के स्कोर का सुधार कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे देशों ने जो डेवलपमेंट किया है वो कैसे किया, लोकोन्मुखी नीतियों को अपनाकर। लोकोन्मुखी नीतियाँ वो नीतियाँ होती हैं जो कि लोगों के विकास को गति देती हैं। जैसे कि हमारे इंडिया की बात करें तो हमने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क शिक्षा सुविधा की व्यवस्था की। इसी तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत सारी समय समय पर आप देखिए जैसे कि टीकाकरण, पल्स पोलियो अभियान आदि चलाए जाते हैं जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य का स्तर जो है बेहतर हो। तो अपनाकर इन्होंने और सामाजिक भेदभाव को दूर करके, सामाजिक भेदभाव को कैसे दूर किया, पिछली कक्षा में हमने समता का कंसेप्ट पढ़ा था और उसमें अवसरों तक सभी की समान पहुंच को सुनिश्चित करके ये अपना तेजी से विकास कर रहे हैं और अपने स्कोर में निरंतर ये लोग सुधार कर रहे हैं। लास्ट है हमारा निम्न सूचकांक वाले देशों में सामाजिक सेक्टर की तुलना में प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय किया जाता है। एक ये बहुत बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है कि निम्न सूचकांक यानी कि इनका विकास का स्तर निम्न है
और यहाँ पर प्रतिरक्षा पर व्यय किया जा रहा है, क्योंकि इन देशों में आपसी कलह, राजनीतिक अस्थिरता आदि की समस्या है। इससे ज्ञात होता है कि ये देश राजनीतिक अस्थिरता वाले हैं, जिसकी हम बात कर चुके हैं, तथा अकाल एवं बीमारियों की घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। मतलब कि ये वो देश हैं जहाँ पर कि भुखमरी, अकाल और बीमारियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से इन देशों में मानव विकास को गति नहीं मिल रही है। अब बच्चों, आपका गृह कार्य आता है, क्योंकि आपका ये चैप्टर अब समाप्त हो चुका है। उम्मीद है कि आप सभी ने सारे ही कंसेप्ट्स को अच्छे से समझा होगा, जान लिया होगा कि हमें मानव विकास का मापन कैसे करना है, कौन से इंडिकेटर कैसे काम करते हैं। लेकिन यहीं पर इसका एंड नहीं है। ज़रूरत है कि टाइम टाइम पे हम अपनी रिसर्चेस को आगे बढ़ाएं और नए इंडिकेटर्स की खोज करें, जिससे कि हम एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकें कि कौन सा देश किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है, और अगर वो विकास उसका कम हो रहा है तो हम उसके विकास को गति दे सकें। अब बात करते हैं गृह कार्य की। पहला हमारा प्रश्न है, मानव विकास के विभिन्न उपागमों को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, ये आप पढ़ चुके हैं, 4 उपागम थे। आपको इनमें चारों उपागमों को बताना है और उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है और पॉइंट वाइज करेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। इसको आपको बताया जा चुका है कि देशों को जो स्कोर मिलता है तीनों डायमेंशंस में, उसके वेटेज को टोटल करके किया जाता है। तो आप अकॉर्डिंगली जो हमने टेबल बनाई थी उसको आप रेफरेंस लेके आप इस आंसर को सॉल्व करेंगे। तीसरा है, मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का 129 देशों से पीछे होने के क्या कारण हो सकते हैं, विस्तार से बताइए। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसमें बताने हैं कौन से रीज़न हो सकते हैं। वो रीज़न हो सकते हैं, आपको मैं हिंट दे रही हूँ, जैसे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हम बात कर सकते हैं, नीतियाँ जो बन रही हैं वो सभी लोगों तक पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं, या भ्रष्टाचार भी एक इसका कारण हो सकता है। ऐसे ही और कारण आपको फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में शिक्षा के स्तर को मापने के लिए सकल नामांकन अनुपात का प्रयोग किया जाता है। सकल नामांकन अनुपात को समझाते हुए इस सूचक की कमियों का उल्लेख कीजिए। आपको इसमें नामांकन अनुपात की कमियां बतानी हैं, जिसको कि हम डिस्कस कर चुके हैं। गृह कार्य का 5वां हमारा प्रश्न है, निम्न तालिका में प्रदर्शित मानव विकास के उच्च मूल्य सूचकांक वाले देशों का विश्व मानचित्र पर प्रदर्शन कीजिए। उच्च मूल्य सूचकांक वाले 10 देश हैं, और ये जो तालिका ली गई है ये मानव विकास प्रतिवेदन 2018 से ली गई है। इसमें आप लोग देख रहे हैं 10 तक देशों की सूची है। पहला है नॉर्वे, दूसरा है स्विट्ज़रलैंड, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर और नीदरलैंड। आपको क्या करना है कि इन सारे ही देशों को विश्व मानचित्र पर प्रदर्शित करना है, क्योंकि अक्सर मानचित्र में पूरित करने के लिए इन देशों को दिया जाता है और आपको इनकी रैंकिंग भी याद रखनी है। और इसके लिए आप लोग विश्व का राजनीतिक मानचित्र यूज़ करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।